हेलो फ्रेंड्स। आज जो हमारा डिस्कशन है, आज हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म के बारे में, संघवाद के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसमें हम देखेंगे कि इंडिया का जो फेडरलिज्म का मॉडल है एंड यूएसए का जो फेडरलिज्म का मॉडल है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है एंड फेडरल सिस्टम के बारे में भी जानेंगे। तो ये सारे का सारा आज हमारे डिस्कशन का पॉइंट रहेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेट को देखते हैं कि नेचर वाइज स्टेट कितने टाइप के हो सकते हैं। स्टेट जो हो सकते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो यूनिटरी, एक यूनिटरी हो सकता है एंड सेकेंड इज फेडरल। फेडरल यूनिटरी इट मीन्स एकात्मक, फेडरल इट मीन्स संघीय। अब यूनिटरी एंड फेडरल के बीच क्या डिफरेंस होता है? तो यूनिटरी इट मीन्स जहां पर प्रांत को स्वायत्ता नहीं मिलती, जहां पर जो स्टेट होते हैं स्टेट को ऑटोनॉमी नहीं मिलती, स्टेट के पास अपने ज्यादा राइट्स नहीं होते, वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वो जो सेंट्रल के एजेंट होते हैं, सेंट्रल के एजेंट के रूप में काम करते हैं कि जो भी सेंट्रल बोलेगा उसे स्टेट करेगा, यानी जो केंद्र बोलेगा उसे कोई राज्य करेंगे। तो यूनिटरी में ये होता है। यूनिटरी इट मीन्स कि भाई जो प्रांत है, जो स्टेट है, स्टेट को ऑटोनॉमी नहीं मिलती, स्टेट को स्वायत्ता नहीं मिलती। और ये जो होते हैं स्टेट जो होते हैं ये सेंट्रल के एजेंट के रूप में काम करते हैं। और वहीं फेडरल के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर प्रांत को स्वायत्ता मिलती है, यानी जो स्टेट होते हैं स्टेट के पास ऑटोनॉमी होती है, स्टेट के पास अपने राइट होते हैं, स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट होती है। स्टेट क्या कर सकती है? अपने एरिया को गवर्न कर सकती है, उसके लिए वो लॉ बना सकती है, वहां पर एक तरीके से वहां लेजिस्लेचर होता है। तो ये हो जाएगा संघीय में, यानी यहां पर क्या होता है? स्टेट को ऑटोनॉमी रहती है और सेंट्रल एंड स्टेट दोनों की अपनी गवर्नमेंट होती है। लाइक अगर इंडिया की हम जैसे बात कर लें तो इंडिया की भी, यानी जो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी भी अपनी गवर्नमेंट है, एंड जो स्टेट जो है हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं, तो वहां पर भी गवर्नमेंट है और स्टेट्स को भी राइट है। तो ये हो जाएगा फेडरल एंड यूनिटरी में दोनों के बीच में डिफरेंस। अब हम फेडरल के बारे में और ज्यादा डिस्कस करते हैं। जैसे फेडरल के बारे में और डिस्कस करें तो ये तीन टाइप के हो सकते हैं। एक तो है कॉन्फेडरेशन, एक है कॉन्फेडरेशन एंड सेकेंड इज फेडरेशन एंड थर्ड इज यूनियन। ये तीन होते हैं। इसको बोल सकते हैं महासंघ, इसको बोल सकते हैं परिसंघ एंड थर्ड इज इसको बोल सकते हैं संघ। तो हमने संघी को तो अपनाया है, लेकिन हमने यूनियन टाइप को अपनाया है, ना कि हमने फेडरेशन को अपनाया है। तो एक चीज ये भी जानिए, अब कॉन्फेडरेशन में क्या होता है? केंद्र एंड प्रांत। केंद्र इट मीन्स जो सेंट्रल होती है एंड प्रांत इट मीन्स स्टेट। तो जो कॉन्फेडरेशन में होता है, केंद्र होता है कमजोर होता है, केंद्र उतना स्ट्रांग नहीं होता, केंद्र कमजोर होता है। और वहीं प्रांत की बात की जाए, जो स्टेट होते हैं वो मजबूत होता है। यानी जो कॉन्फेडरेशन में होता है वो सेंट्रल क्या होता है? वो कमजोर होता है, और जो स्टेट होते हैं वो ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा पावरफुल स्टेट होते हैं, स्टेट के पास ज्यादा राइट्स होते हैं। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए तो यूएसएसआर जो था वो कॉन्फेडरेशन का एग्जांपल है। यूएसएसआर जिसका 1990 और 1991 में डिसइंटीग्रेशन हो गया था, विघटन हो गया था, और वो फिर अलग 16 टुकड़ों में बट गया था। और फिर जो यूएसएसआर के लेगेसी को किसने बढ़ाया था? रसिया ने बढ़ाया था। तो वहां पर यूएसएसआर में कॉन्फेडरेशन सिस्टम को अपनाया जाता था। वही यूनियन में क्या होता है? केंद्र एंड प्रांत। यूनियन में होता है जो केंद्र होता है जो ज्यादा पावरफुल होता है, जो सेंट्रल होता है वो ज्यादा पावरफुल होता है, एंड प्रांत जो होते हैं, स्टेट होते हैं, वो कम पावरफुल होते हैं, यानी उतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते एज कंपेरिजन सेंट्रल के। तो केंद्र जो होता है यहाँ पे ये मजबूत होता है एंड प्रांत कमजोर। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने यूनियन टाइप को अपनाया,
तो इंडिया में जो है सेंट्रल अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल है, उसके पास ज्यादा राइट्स हैं, उसे ज्यादा सब्जेक्ट्स मिले गए हैं, वो ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करती है ना। और जो रेवेन्यू में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी सेंट्रल का हिस्सा ज्यादा होता है, स्टेट का हिस्सा कम होता है। तो एक तरीके से सेंट्रल को ज्यादा पावर दी गई है। और वहीं अगर प्रांत की बात की जाए तो स्टेट के पास उतनी ज्यादा पावर नहीं होती है, तो ये होगा यूनियन टाइप। और वहीं फेडरेशन की बात की जाए तो इसमें बैलेंस बनाकर रखा जाता है, यानी सेंट्रल और स्टेट के बीच में बैलेंस रहता है कि भाई सेंट्रल एंड स्टेट के बीच बैलेंस किस प्रकार से, यानी दोनों के पास इक्वल पावर होती है, यानी सेंट्रल एंड स्टेट हैव इक्वल पावर्स फेडरेशन में होता है। तो अगर देखा जाए तो इसका एग्जांपल यूएसएसआर है, फेडरेशन का एग्जांपल यूएसए है एंड यूनियन का एग्जांपल इंडिया है। ये तीनों अलग अलग मॉडल हैं और ये तीनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो ये फेडरेशन के ये तीन अलग अलग मॉडल होते हैं। इंडिया ने फेडरेशन को ना अपनाकर यूनियन को अपनाया है। अब इसके अलावा अगर हम और डिस्कस करें तो फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, संघवाद के बारे में डिस्कस करते हैं। फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं, इसको हिंदी में बोल सकते हैं संघवाद। तो हम यहां पे दो फेडरलिज्म को डिस्कस करते हैं, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, यूएसए एंड इंडिया के बीच में, यूएसए एंड इंडिया के बीच में। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि यूएसए का निर्माण किस प्रकार से हुआ था। यूएसए में 50 स्टेट हैं, 50 स्टेट्स। यूएसए में 50 स्टेट है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी सभी स्टेट ने एक तरीके से एग्रीमेंट किया था, सभी स्टेट ने एक तरीके से समझौता किया था कि सब मिलकर साथ में रहेंगे। यानी एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बना ही है एक तरीके से समझौते से, यानी एक एग्रीमेंट किया गया है, समझौता किया गया ताकि साथ में सब रह सके। ये हो गया। और इसके अलावा जो स्टेट के पास होती है वहां पर स्टेट के पास इक्वल पावर होती है, या कि इसको जानने से पहले ये जानिए, जैसे स्टेट है 50 स्टेट है, तो 50 स्टेट में एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट समझौते के तहत सारे के सारे मिले हैं। तो इनमें से किसी के पास भी, यानी इनमें से जो 50 स्टेट है, 50 स्टेट, इनके पास अधिकार है कि वो कभी भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को छोड़ सकते हैं। यानी अगर उनका ये लगे कि भाई उनके राइट के लिए सही नहीं है, या कि उनके अधिकार थोड़ा कम हो रहे हैं, या कि बहुत सारी चीजें उन्हें लगती है, देन वो क्या कर सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को छोड़कर जा सकते हैं और अपना अलग से देश बना सकते हैं। लेकिन वहीं इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में क्या है, इंडिया में एक समझौता नहीं, यानी इंडिया का जो निर्माण हुआ जब हमारे 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था, तो देश आजाद होने के बाद हमने किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया, हमने किसी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं किया। हमारे एक अखंड भारत का जो सपना था उसमें ये कहा गया था कि भाई सारे जो देश हैं सब एक साथ मिलकर काम करेंगे, सारे सब मिलकर एक साथ रहेंगे, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे उसमें। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि इंडिया जो है वो समझौते का एक देश नहीं है। तो इंडिया में जो स्टेट है, जितने भी स्टेट है, 28 स्टेट्स हैं अभी, तो वो कोई भी स्टेट को इंडिया से छोड़कर जाने की आजादी नहीं है, यानी वो स्टेट इंडिया से अलग नहीं हो सकते, इंडिया से अलग होकर अलग देश नहीं बना सकते। तो यूएसए एंड इंडिया के बीच में डिफरेंस क्या है कि यूएसए का कोई भी स्टेट अलग हो सकता है और वो अपना आजाद देश बन सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया का कोई भी जो स्टेट है वो आजाद नहीं हो सकता। तो ये हो गई एक तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस। अब इसके अलावा अब हम जो फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम यूएसए का फेडरलिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। यूएसए में जैसे बताया गया कि 50 स्टेट है, 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, और यूएसए के जितने भी स्टेट है ना उनके पास इक्वल पावर है। अब चूंकि स्टेट्स जो वहां एग्रीमेंट के तहत बने, एक समझौते के तहत बने, तो ऐसा कहा गया कि सबके पास इक्वल पावर होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे आप, तो वहां पे यूएसए की जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यूएसए में
जो नॉर्थ और साउथ एरिया थे, तो जो नॉर्थ के जो एरिया थे ना, जो नॉर्थ के स्टेट थे, उनके पास ज्यादा पावर थी। वो साउथ के स्टेट के ऊपर एक तरीके से उन्हें परेशान करते थे। तो बाद में फिर ये हुआ कि साउथ के स्टेट एंड नॉर्थ के स्टेट के बीच समझौता हुआ कि अगर हम साथ में तभी रह सकते हैं जब हम सब इक्वल पावर हो, यानी हम सबको इक्वल पावर मिले, तभी हम साथ में रह सकते हैं। तो इस तरीके से एक समझौता हुआ। तो यूएसए के जितने भी स्टेट हैं, 50 स्टेट के पास इक्वल पावर है। 50 स्टेट्स हैव इक्वल पावर। देखा जाए, जैसे अगर यूएसए की जो सीनेट है, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, सीनेट, हायर सेशन कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ का राज्यसभा, वैसे वहां का सीनेट। तो वहां पर देखा जाए तो वहां पर 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, यानी हर एक स्टेट के लिए 2 सीट। यानी यूएसए यानी एक स्टेट है, वहां पर 2 सीट। यानी ये नहीं कहा गया कि भाई जनसंख्या के आधार पर किसी को ज्यादा सीट्स दे दिया जाए, कि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है उस स्टेट की तो उसे सीनेट में ज्यादा सीट्स मिल जाए, या कि वो आकार बेस्ड, या कि वो लैंड वाइज, एरिया वाइज वो ज्यादा बड़ा है तो उसे ज्यादा सीट्स दे दिया जाए, कि जो एरिया वाइज कम छोटा है तो उसे कम सीट्स दे दी जाए। ऐसा नहीं है। चाहे वहां की जनसंख्या, वहां की पॉपुलेशन चाहे कितनी भी रही हो, वो एरिया वाइज चाहे कितना भी छोटा हो, हर एक स्टेट का इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा। वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखा गया और हर स्टेट की 2 सीट्स हैं सीनेट में। वही इंडिया का एग्जाम्पल देखा जाए तो इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया का जो राज्यसभा है, जो इंडिया का हायर सेशन है, तो वहां पर क्या है, वहां पर ऐसा है, या कि जो लोअर सेशन, वहां पर ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कि एरिया वाइज कि कितनी बड़ी एरिया है, या कि कितने ज्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट की। लाइक अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी क्या है, एरिया वाइज बड़ा है। यूपी जो है वो पॉपुलेशन वाइज बड़ा है, तो वहां की जो सीट्स है वो ज्यादा अलॉट की गई है। और वहीं सिक्किम जो एरिया वाइज, जो पॉपुलेशन वाइज छोटा है, एरिया वाइज छोटा है, तो वहां पर कम सीट्स एलोकेट की गई है। तो ये इंडिया एंड यूएसए के बीच जो कॉमन एक डिफरेंस है। और वहीं अगर बात की जाए तो जो सीनेट है, सीनेट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेरिजन जो कांग्रेस है, इनकी जो लोअर हाउस है, उनके पास सीनेट के पास ज्यादा पावर है। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो लोकसभा है, लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेरिजन राज्यसभा। जैसे लोकसभा के पास मनी बिल की पावर होती है कि मनी बिल को कहां से प्रेजेंट किया जा सकता है, मनी बिल को लोकसभा में प्रेजेंट किया जा सकता है। और लोकसभा के स्पीकर के पास राइट होता है, लोकसभा के स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि वो बता सके कि कोई भी बिल मनी बिल है या कि नहीं है। तो जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लोकसभा के पास ज्यादा पावर है एज कंपेरिजन राज्यसभा के। तो एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया एंड यूएसए के बीच में डिफरेंस तो है। तो जो 50 स्टेट हैं, ऐसे यानी इनको इक्वल पावर दी गई है। तो जो यूएसए है वो किसका एग्जांपल है, वो सेमेट्रिक फेडरलिज्म का उदाहरण है। सेमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जांपल है यूएसए। इसके अलावा दूसरा हम एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, एसिमेट्रिक फेडरलिज्म की बात करें तो जैसे यूके हो गए या कि स्पेन हो गए, ये एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के एग्जांपल है। यूके में जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स को ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्वल राइट्स मिले, इक्वल पावर नहीं। यूके में भी क्या है कि स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, स्पेशल पावर दी जाती है। जैसे यूके की अगर बात की जाए तो जो वेल्स है, जो वेल्स का एरिया है, वहां पर उसे स्पेशल स्टेटस दिया गया है, या कि स्कॉटलैंड या कि नॉर्दर्न आयरलैंड, यानी वेल्स हो गए, स्कॉटलैंड हो गए, नॉर्दर्न आयरलैंड, यहां पर जो स्टेट में इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया यूके में। स्पेन की बात की जाए तो स्पेन में कैटालोनिया एक एरिया है। ये कैटालोनिया हमेशा से ये कहता है कि भाई यहां पर रेफरेंडम कराया जाए, जनमत संग्रह कराया जाए, और ताकि कैटालोनिया स्पेन से बाहर हो सके।
कैटालोनिया आजाद देश बन सके। लेकिन स्पेन का कहना है कि भैया कैटालोनिया को और ज्यादा स्पेशल राइट्स दे दिए गए और ज्यादा स्पेशल स्टेटस दे दिए गए ताकि ये जो है इसकी अलग होने की प्रवृत्ति कम हो सके। तो ये हो गए असिमेट्रिक फेडरलिज्म के एग्जांपल। सिमेट्रिक फेडरलिज्म में किसी भी स्टेट को कोई इक्वल पावर नहीं दिया गया था, यानी किसी भी स्टेट को कोई भी स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया था, सारे स्टेट्स के पास इक्वल पावर थी। लेकिन वहीं अगर असिमेट्रिक फेडरलिज्म के बारे में बात की जाए तो इनमें से किसी किसी स्टेट को स्पेशल पावर दी जाती है ताकि वो अपने राइट्स को बचा कर रख सके। तो ये हो गए। अब इंडिया का जो है, इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया जो है, इंडिया किसका एग्जाम्पल है? इंडिया असिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। असिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। कैसे है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे इंडिया में पहले 370 था, यही जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 था। जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था ताकि जम्मू कश्मीर अपनी डेमोग्राफी को प्रोटेक्ट करके रख सके। लेकिन उसके बाद अब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा आर्टिकल 371 के तहत बहुत सारे स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। इसके अलावा जो हमारे संविधान का जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 में स्टेट्स को रखा गया है। जैसे शेड्यूल 5 अनुसूची 5 में जो रखे गए स्टेट उन्हें कुछ स्पेशल स्टेटस, कुछ स्पेशल पावर दी गई है। शेड्यूल 6 में जिन्हें रखे गए उन्हें कुछ स्पेशल पावर दी गई है। जैसे शेड्यूल 5 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अलावा जो स्टेट्स है उनको रखा गया है ताकि वो अनुसूचित जाति व अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन कर सके, जो वहां के ट्राइब है उनको एडमिनिस्ट्रेट कर सके। जिनमें एग्जाम्पल आ जाता है जैसे एमपी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो ऐसे 10 स्टेट है जिसे शेड्यूल 5 में रखा गया है और इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया गया है। और शेड्यूल 6 की बात की जाए तो असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। शेड्यूल 6 में असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जहां पर ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का गठन किया गया है। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहां पर अपने हिसाब से कानून बना सकती है। जैसे ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोई लैंड से रिलेटेड कोई कानून बना सकती है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई कानून बना सकती है, या कि मैरिज से रिलेटेड कोई कानून बना सकती है, या कि डाइवोर्स से रिलेटेड कानून बना सकती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्टेट को स्पेशल पावर दी गई। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट है जहां पे इनर लाइन परमिट दिया गया है। इनर लाइन परमिट की अगर उस स्टेट के उस क्षेत्र पर जाना है जहां पे इनर लाइन परमिट एप्लीकेबल है तो आपको सबसे पहले परमिट लेना पड़ेगा, तभी आप उसके अंदर जा सकते हो, उसके अलावा नहीं जा सकते। तो एक तरीके से देखा जाए तो स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया इंडिया में। तो इंडिया जो है असिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। इंडिया असिमेट्रिक फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। तो ये हो गया। तो एक तरीके से सिमेट्रिक फेडरलिज्म एंड असिमेट्रिक फेडरलिज्म के बारे में हमने देखा। इसके बाद और भी इससे रिलेटेड डिस्कशन है, उसे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये डिस्कशन हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन।